हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष और बात करेंगे दोस्तों इस वीडियो में नोवा एग्रीटेक के बारे में। तो दोस्तों नोवा एग्रीटेक हम कह सकते हैं फ्राइडे के सेशन में गिरा ऑलमोस्ट 4% से ज़्यादा, करीबन ₹2.80 गिर के दोस्तों स्टॉक बंद हुआ है। 65.50 पे क्लोजिंग हमको देखने को मिली। जैसे मैंने कहा 4.10% स्टॉक फॉल कर गया। ऑलमोस्ट 69.40 पे दोस्तों स्टॉक ओपन होता है और उसके बाद सिर्फ लगातार हमको गिरावट देखने को मिली। ₹65.50 का क्लोजिंग था और ₹65.40 का दोस्तों दिन का लो था। तो हम कह सकते हैं स्टॉक में काफ़ी डाउनवर्ड एक्शन हमको देखने को मिला फ्राइडे के सेशन के अंदर। एंड ओवरऑल पिछले हफ्ते अगर स्टॉक में आप मूव देखेंगे तो ऑलमोस्ट 6% का फॉल देखने को मिला। याद रखिएगा ₹77.20 का इसका 52 हफ्तों का हाई है। एंड वहाँ से स्टॉक हमको उन लेवल्स पर जा नहीं पाया, बल्कि इसी बीच दोस्तों कंपनी के थर्ड क्वार्टर के नंबर्स निकल कर आए और जो थर्ड क्वार्टर के नंबर्स थे वो काफ़ी पॉजिटिव देखने को मिले, ग्रोथ कंपनी की देखने को मिली। बट उसके बावजूद भी स्टॉक में उस प्रकार का एक्शन देखने को नहीं मिला। तो आप लोगों के काफ़ी कमेंट भी आ रहे थे कि स्टॉक तो बढ़ा ही नहीं, क्योंकि नंबर अच्छे निकल कर आए, उसके बावजूद भी स्टॉक में तेज़ी देखने को नहीं मिली। तो उसके पीछे हम बात करेंगे कि क्यों मूव हमको उस प्रकार का देखने को नहीं मिला। दोस्तों जो फ्राइडे को शेयर के अंदर वॉल्यूम हमको देखने को मिली वो ऑलमोस्ट दोस्तों 14,16,643 शेयर्स की थी, राइट। तो वॉल्यूम तो ठीक ठाक थी, बट द एंड ऑफ द डे ऑल्सो अगर आप नोटिस करेंगे तो ₹65.65 जो इसकी क्लोजिंग प्राइस है वहाँ पर आपको 3663 ऑर्डर्स सेलिंग साइड पर दिखेंगे। यानी जो आफ्टर मार्केट ऑर्डर्स है वो भी अभी किस पे है, सेलिंग साइड पर है। इसका मतलब ये है कि स्टॉक में एक बियरिश जो मूव है वो हमको ये इंडिकेट करता है, राइट। अगर मैं बात करता हूँ डिलीवरी के बारे में, जो डिलीवरी हमने विटनेस करी फ्राइडे के सेशन में वो क्लोज टू 68% थी। तो डिलीवरी परसेंटेज तो बढ़िया था, मतलब 67-68% डिलीवरी परसेंटेज काफ़ी बढ़िया माना जाता है, क्योंकि ऑलमोस्ट हम कह सकते हैं कि यहाँ पर 2/3 से ज़्यादा आपको जो डिलीवरी है वो लेकर जा रहे हैं लोग। बट द थिंग इज यहाँ पर जो सबसे इंपॉर्टेंट है अब कि स्टॉक में गिरावट क्यों हो रही है, राइट। क्योंकि हमने अभी कंपनी के नंबर्स आते हुए देखे एंड कंपनी के नंबर्स हर पैरामीटर पर काफ़ी बढ़िया हमको देखने को मिले। कंपनी की सेल्स सालाना तौर पे 40% से ज़्यादा की ग्रोथ दिखाती है, 55 करोड़ से बढ़कर 78.5 करोड़। कंपनी का EBIT 10 करोड़ से बढ़ के 15 करोड़ हो जाता है, ऑलमोस्ट 46% ग्रोथ। कंपनी का मुनाफा 73% तक राइज कर गया, राइट। EPS में 67% का डाउनफॉल आप क्यों देख रहे हैं? रीजन सिंपल है, क्योंकि पहले IPO नहीं आया था तो इसलिए EPS ज़्यादा था। डाइल्यूट जब होते हैं शेयर्स तो EPS गिर जाता है। बट द थिंग इज कि यहाँ पर कंपनी के नंबर, जैसे मैंने कहा, हर एक पैरामीटर पर आपको बढ़िया आते हुए देखने को मिले। बट उसके बावजूद भी मार्केट ने उतना खास रिएक्शन नहीं दिया। रिएक्शन जो भी दिया 4-5% का उस दिन बड़ा, स्टॉक 71-72 तक गया, बट उसके बाद वापस शेयर में हमको गिरावट देखने को मिल गई। तो इसके पीछे कारण क्या है? देखिए इसके पीछे एक सबसे बड़ा कारण जो हो सकता है वो है स्टॉक ने ऑलरेडी जो रनअप दिखाया ये, राइट। आप खुद देख सकते हैं दोस्तों, जो शेयर लिस्ट हुआ था उसके बाद से लगातार हमको तेजी करता हुआ नजर आया और ऑलमोस्ट 77-78 रुपीज़ एंड 50 पैसा तक स्टॉक गया, राइट। तो तेजी हमने लगातार देखी थी स्टॉक के अंदर, स्टॉक लगातार बढ़ता हुआ नजर आया। दूसरी बात हो सकती है जो स्टॉक की वैल्यूएशन है। अब करीबन 29.6 की प्राइस रनिंग पे दोस्तों स्टॉक जो है वो ट्रेड करता है। और अगर मैं बात करता हूँ इसके पियर्स की, तो जो पियर्स है वो इतना प्राइस रनिंग पे ट्रेड नहीं कर रहे हैं, राइट। अगर हम सिर्फ बात, अगर फैक्ट को छोड़ देते हैं, बाकी सारे शेयर्स जो है, कोरोमंडल हो गया, चंबल हो गया, GSFC, आरसीएफ तो चलिए इससे ऊपर ट्रेड करता है, पारादीप फॉस्फेट भी इससे ऊपर ट्रेड करता है। बट बाकी के जो तीन है वो मेजरली दोस्तों 18, 12, 12 की प्राइस रनिंग पे ट्रेड कर रहे हैं। बाकी भी अगर हम देखा जाए तो जरूर आरसीएफ और प्रदीप फॉस्फेट बहुत ऊपर के प्राइस रनिंग में ट्रेड करते हैं, उस हिसाब से तो कंपनी काफ़ी नीचे है। बट द थिंग इज उनकी आपको सेल देखनी पड़ेगी और इसकी सेल देखनी पड़ेगी। नोवा एग्रीटेक की सेल दोस्तों 600 करोड़ की है और इनकी सेल आप देख सकते हैं, जैसे प्रदीप फॉस्फेट की ऑलमोस्ट 6400 करोड़, आरसीएफ की ऑलमोस्ट 8000 करोड़, फैक्ट की तो 50,000 करोड़ है। तो भी तो कंपनी अपनी शुरुआती स्टेज पर है। मेरे हिसाब से बाजार जरूर देखिए इसके ऊपर पॉजिटिव रिएक्शन देगा। रीजन सिंपल है कि यहाँ पर थोड़ा सा पेशेंस रखना हमको पड़ेगा। कंपनी की ग्रोथ काफ़ी अच्छी देखने को मिली है और कंपनी की सालाना तौर पर ग्रोथ, कंपनी की Q1 तौर पर ग्रोथ काफ़ी बढ़िया देखने को मिली। अच्छी बात क्या थी, साथ साथ जो कंपनी का मार्जिन है वो भी एक्सपांड हो रहा है। पिछले साल तक 18.45% का था, अब 19.18% का हो गया। तो कंपनी का मार्जिन भी तो आपको काफ़ी बढ़िया तरीके से बढ़ता हुआ नजर आया है, उसमें कोई भी दिक्कत हमको देखने को नहीं मिली। वहीं प्रीवियस क्वार्टर में 17.94% का, तो वो तो 19% तक पहुंच गया। तो कंपनी के मार्जिन में हमको काफ़ी अच्छा एक्सपांशन देखने को मिला। कंपनी का मुनाफा काफ़ी बढ़िया बढ़ता हुआ नजर आया। एंड ओवरऑल अगर मैं साल भर साल ग्रोथ की बात करता हूँ तो कंपनी की लगातार हमको ग्रोथ देखने को मिली। बट हाँ, ये है कि अब कंपनी अपने आप को कितना और तेज़ी से ग्रो कर सकती है वो देखने वाली बात सबसे ज़्यादा यहाँ पर होने वाली है। बिकॉज कंपनी को बहुत तेज़ी से ग्रो करना पड़ेगा, ये बात ज़रूरी है। ज़रूर देखिए कंपनी ने पिछले कुछ समय में काफ़ी बढ़िया प्रदर्शन किया है, क्योंकि अगर आप कंपनी के मार्जिन देखेंगे तो आप ऑलमोस्ट 18% तक कंपनी के मार्जिन 2023 में पहुंच गए। तो इसका मतलब ये ज़रूर था कि कंपनी की ग्रोथ काफ़ी तेज़ी से हो रही है। इसीलिए अगर आप कंपनी की सेल ग्रोथ देखेंगे पिछले 5 साल की, वो 13% की रही है। इसको कंपनी को और बढ़ाना है, राइट। कंपनी को सेल ग्रोथ को बढ़ाना है। मुनाफे की ग्रोथ कंपनी की बढ़िया है 26% की, वहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं है। कंपनी का ROE काफ़ी बढ़िया है, ऑलमोस्ट 28% का था पिछले 5 साल में रहा है। पिछले 3 साल में 34% का, लास्ट ईयर 38% का रहा है। तो यहाँ पर तो कंपनी ने बढ़िया किया है।
और वहीं जो कंपनी का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है वो भी लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। जैसे 31% दोस्तों कंपनी का आरओसीई हो चुका है, मार्च 2023 की बात कर रहा हूँ मैं। तो वहाँ पर भी कंपनी ने बढ़िया किया है। हाँ, ज़रूर 2-3 पॉइंट्स है जिसके ऊपर कंपनी को नोटिस करना चाहिए, जैसे कैश कन्वर्जन साइकिल जो है वहाँ पर 226 दिन लग रहे हैं अब। तो ये ज़रूर एक प्रॉब्लम है कि उसको किस तरीके से कंपनी कम करे। बाकी एज सच कोई मेजर प्रॉब्लम मुझे नज़र नहीं आती है। अब देखिए स्टॉक है, ज़रूरी नहीं है कि हर बार चलते हुए नजर आए, कभी कभी कंसोलिडेशन भी देखने को मिलता है, जो एग्जैक्टली मेरे हिसाब से अभी नोवा एग्रीटेक के अंदर हो रहा है। बाकी बिजनेस के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, जो चीज़ ज़रूरी है सबसे ज़्यादा वो ये है कि कंपनी को अपने आप को और एक्सपांड करना पड़ेगा डिफरेंट डिफरेंट सिटीज़ के अंदर, राइट। जैसे कि कंपनी का भी मेजर कंसंट्रेशन जो है वो आपको पता ही होगा आंध्र प्रदेश के अंदर देखने को मिलता है। तो उसके बाद कंपनी को वहाँ से भी ग्रो करना है। ज़रूर देखिए इनका जो डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, काफ़ी अच्छा प्रेजेंस है। लेकिन जैसे मैंने कहा कंपनी को और अपनी जो प्रोडक्ट्स हैं उनको और ग्रो करना पड़ेगा और सिटीज़ में डालना पड़ेगा, तभी तो देखिए कंपनी बढ़ती हुई नजर आएगी। बट जैसे मैंने कहा मुझे ऐसा कुछ खास दिक्कत नज़र नहीं आती। अब स्टॉक का क्या है, ज़रूरी नहीं है कि देखिए चलता हुआ नजर आए, बट ओवर द पीरियड ऑफ लॉन्ग टर्म, बिकॉज अब यार ये बात ध्यान रखिए, 1-2 दिन की गिरावट से कोई खास फर्क नहीं पड़ता है स्टॉक के अंदर। लंबे समय के अंदर कंपनी किस प्रकार का करती है वो एक चीज़ होती है जो देखने वाली होती है, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है कि नोवा एग्रीटेक लंबे समय में कितना बढ़िया काम करेगी। बिकॉज याद रखिएगा कि ये कंपनी अगर अच्छे से लगातार पेश करती है तो ये 65 रुपये का शेयर 100 रुपये का भी हो सकता है, 200 रुपये का भी हो सकता है। बट ये बात ध्यान रखिए कि अगर कंपनी जैसे इस क्वार्टर में बढ़िया किया, बट उसके बाद अगर कंपनी का परफॉर्मेंस सुधरता हुआ नजर नहीं आता है और अच्छा नहीं आता है, खराब आता है, तो फिर गिरता हुआ भी नजर आ जाएगा, राइट। तो स्पेसिफिकली आपको एज ए इन्वेस्टर फोकस किस पे करना है? स्टॉक तो चल जाएगा, नंबर्स पे फोकस करना है। याद रखिएगा जो शेयर के नंबर्स है, राइट, जो कंपनी की अर्निंग्स है उस पर आपको फोकस करना लगातार। बिकॉज अगर कंपनी की अर्निंग्स अच्छी आ रही है तो आगे पीछे शेयर चलेगा ही चलेगा। ज़रूरी नहीं कि रोज शेयर ऊपर जाता हुआ नजर आए, ये आपको पहले आपको मानसिकता चेंज करनी पड़ेगी। बिकॉज मार्केट है, मार्केट ज़रूरी थोड़ी है कि रोज ही शेयर ऊपर जाएगा। बट ये बात ज़रूरी है कि अगर अच्छा शेयर तो वो ऊपर जाएगा, इस बात को आपको ध्यान रखना है। तो ज़रूरी क्या है आपके लिए एज ए इन्वेस्टर कि आप नंबर्स पे फोकस करें, कंपनी के अर्निंग्स पे फोकस करें कि कंपनी की अर्निंग्स क्या लगातार सुधर रही है। अगर कंपनी की अर्निंग्स लगातार सुधर रही है तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर अर्निंग्स नहीं सुधर रही है, अर्निंग्स में प्रॉब्लम आ रही है, तो फिर दोस्तों वो एक नेगेटिव इंपैक्ट जो है वो स्टॉक पर डालेगा का, बिकॉज कंपनी उतनी बढ़िया नहीं कर पा रही है। बट हाँ, यहाँ पर अभी तक ऐसा सिनेरियो क्रिएट नहीं हुआ है कि कंपनी नंबर्स के बेसिस पर खराब कर रही है। जैसे मैंने कहा, हो सकता है कि बाजार में ये ऑलरेडी चल चुका है, इसलिए थोड़ा बहुत अभी आपको यहाँ पर करेक्शन देखने को मिल रहा है। बट मेरे हिसाब से कंसोलिडेशन है, कंसोलिडेशन को ये ब्रेक करके ऊपर चल सकता है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ज़रूर देखिए जो लेवल है 77-78 का, उस लेवल पे वापस कब जाएगा ये कहना मुश्किल है। बट जब ये मूव करना चालू करेगा तो मेरे हिसाब से काफ़ी तेज़ी से मूव करेगा। हमने जो अभी नोटिस किया वो ये है कि 70 रुपीज़ के ऊपर स्टॉक इतना ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं हो पाता है और वहाँ पर मुनाफा वसूली आना चालू हो जाती है। अभी तक जो लेवल के नीचे नहीं गया है ये वही है कि दोस्तों यहाँ पर हमको देखना है कि क्या 62-63 के नीचे आता है। बिकॉज वहाँ से हमको फिर से देखिए तेज़ी देखने को मिल गई थी, राइट। तो इस 62-63 रुपीज़ के जो लेवल है वो इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, बिकॉज स्टॉक में गिरावट है। एंड जो फ्राइडे का सेशन था वहाँ पर स्टॉक में काफ़ी तेज़ी से हमको गिरावट देखने को मिली। और तेज़ी का मतलब यही है कि स्टॉक में हमको दिन के लोएस्ट पॉइंट पर क्लोजिंग देखने को मिल रही है। तो ये एक पॉजिटिव संकेत नहीं होता है। बाकी लेट्स सी होता क्या है कल। जैसे मैंने कहा कंपनी के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है, जस्ट आप कंपनी के नंबर्स पे फोकस करिए जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर अर्निंग्स अच्छी नहीं आती है तो बेच डालने का, और अर्निंग्स अच्छी आ रही तो रखिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, स्टॉक आगे पीछे चल जाएगा। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही था, होपफुली आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस।